तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8th में एनसीईआरटी का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम था कोशिका संरचना एवं उसके प्रकार। और जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है उस चैप्टर में 25 क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। तो कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, आज हम लोग उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप लोग को गारंटी दे रहा कि जब आप लोग थ्योरी के बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लोगे तो आप लोग का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, प्योर एनसीईआरटी का है। इसको मैंने कुछ भी कहीं से एडिट नहीं किया है। आप लोग देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का पीडीएफ है उसी का। और ये चैप्टर हम लोगों ने कल पढ़ा था, कोशिका संरचना और कार्य। टोटल 24 क्वेश्चन है। तो इन सभी 24 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कह रहा कि एक कोशिक जीवों में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। दूसरा है एक कोशिक जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं, जैसे कि मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय जीव जितने भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य एक कोशिकीय जीव भी करते हैं। तो ये ऑप्शन ये ऐसे ही गलत हो गया। फिर अगला कह रहा कि एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जितने कार्य बहुकोशिकीय जीव करते हैं वो सभी कार्य एक कोशिकीय जीव करते हैं। यहाँ से हम लोग का ये सही हो गया। फिर अगला है सभी एक कोशिक जीव पक्षाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। पक्षाभिकाओं मतलब कहने का मतलब पादाप। जैसे जो अमीबा है वो पादाप द्वारा गति करता है और भोजन का ग्रहण करता है। तो ये केवल अमीबा में होता है। और यहाँ पे ये कहना चाह रहा कि सभी एक कोशिक, तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी गलत है। और पहला वाला ऑप्शन था एक कोशिकीय जीवों में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊतक बहुकोशिकीय जीवों में समन्वित होते हैं। जैसे कि हम मनुष्य हैं तो हमारा फेफड़ा, किडनी, हाथ, दिमाग, ये सभी अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है। और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। तो जब एक कोशिकीय जीव में एक ही प्रकार की कोशिका है तो वहां पर कहाँ से विभिन्न प्रकार के ऊतक आएंगे। तो पहला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत था। सर इंग्लिश में पढ़ाइए रोहित राज जी। मैं बाइलिंगुअल करूंगा क्योंकि देखिए मैं अभी एनसीईआरटी का पीडीएफ लेकर आया हूं। मैं धीरे धीरे जब चीजों को अरेंज कर लूंगा फिर मैं पीपीटी बनाऊंगा। तो पीपीटी में बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ लेके आया हूँ। जब पीपीटी बनाऊंगा तो बाइलिंगुअल रहेगा। क्वेश्चन है अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन ए है जीव अधिकांशतः एक कोशिक होते हैं। फ्रेंड्स, इसका कोई लेना देना नहीं है कि जीव जो है एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और ऑप्शन बी है कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। ऑप्शन सी है कोशिकाएं केवल शरीर के भीतर ही पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए ये मेरा हाथ है, क्या ये जो हाथ का बाहर का स्किन है, स्किन में कोशिका नहीं है? तो कहने का सरासर मतलब गलत है कि कोशिकाएं केवल शरीर के अंदर पाई जाती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि कोशिकाएं अंदर बाहर सभी जगह पाई जाती हैं। जैसे कि बाहर का स्किन है तो स्किन भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं समूहबद्ध होकर ऊतक बनाती है। फ्रेंड्स, ये सही है, कोशिकाएं समूहबद्ध होकर ऊतक बनाती है। पर हम लोग का क्वेश्चन था कि कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता। तो ये क्वेश्चन सही है, कोशिकाएं समूहबद्ध होकर ऊतक बनाती है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है क्योंकि कोशिकाएं बहुत ही सूक्ष्म होती है। कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, इसलिए उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न समुच्चयों को पढ़िए। फिर यहाँ पर दिया है प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही समुच्चय है। पूछ रहा कि जो प्राणी कोशिका यानी कि जंतु कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। और जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो देखिए वही क्वेश्चन सेट किया होगा यहाँ पर। कोशिका, प्राणी कोशिका यानी कि जंतु कोशिका के बारे में पूछा है। कोशिका भित्ति होती है जंतु कोशिका में, पहले ही गलत हो गया ये। ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति होती है जंतु कोशिका में, नहीं, ये भी गलत हो गया।
ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली होती है, जी हाँ होती है कोशिका झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ध्यान दीजिए कोशिका झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका। राइबोसोम, राइबोसोम भी होते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र भी होते हैं। और डी है कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो देखिए केवल हरित लवक है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया और हम लोग का ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? जो केंद्र होता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कोशिका के बीच में एक गोल संरचना होता है, उस गोल संरचना को केंद्र कहते हैं। और केंद्रक के अंदर भी एक गोल संरचना होता है, उसको केंद्रिका कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, कोशिका के अंदर एक गोल संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक संरचना होती है गोल सा, उसे केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रक के अंदर धागे के रूप में संरचना होती है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र के अंदर जीन पाया जाता है। इसको हम लोगों ने कल डिटेल से पढ़ा था। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रक का भाग नहीं है, केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र होता है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। केंद्रक के अंदर जीन भी होता है, जी बिल्कुल। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, अभी मैंने बताया कि केंद्रक के अंदर गोल संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। राइबोसोम होता है, तो फ्रेंड्स केंद्रक के अंदर राइबोसोम नहीं होता है। तो यह वाला ऑप्शन गलत है और हम लोग का यही वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन 5 का आंसर दीजिए आप लोग। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका अंगक, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी जीन। ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, आप में से सभी लोग इसका जवाब दे पाएंगे। कोशिकाएं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है कोशिका अंगक। और ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। फ्रेंड्स ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग। निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों की जोड़ियों को देखिए। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहले हमको समझना पड़ेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जब तक हम लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में नहीं पता होगा, हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है प्रकेंद्रीय, मतलब कि प्रोकैरियोटिक के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी है। कौन कौन से इसमें प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं? मैं आप लोग को पहले बता दे रहा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। ध्यान से सुनिए, केवल 30 सेकंड में डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जीवाणु बैक्टीरिया आते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर सभी आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो वो होते हैं जिनके कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक में झिल्ली नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो झिल्ली के द्वारा बंधा रहता है। जैसे देखिए जैसे ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका झिल्ली द्वारा बंधा है ना, ये किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में रहेगा। बस फर्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक रहेगा, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है और उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप लोग समझ पाए होंगे। तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र के अंदर जीन पाया जाता है। और जीन ही अनुवांशिक लक्षणों को वहन करता है। एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में जाने वाला जो लक्षण होता है जीन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, बिल्कुल नहीं। हरित लवक और कोशिका झिल्ली, जी बिल्कुल नहीं। गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र होता है पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गुणसूत्र और
जीन। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, कोशिका केंद्रक के भीतर स्थित होती है, गुणसूत्र केंद्रिका के भीतर स्थित होते हैं, कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ स्थित होती है। अभी हमने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में ही कि कोशिका के बीच में एक गोल संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, केंद्रक में भी एक संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और केंद्रक के अंदर ही एक धागे के जैसी संरचना होती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र के अंदर ही जीन पाया जाता है। तो 9th में देखिए जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, वही हो गया ना कि गुणसूत्र के अंदर जीन पाए जाते हैं, तो जीन जो स्थित होते हैं गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोशिका केंद्रक के भीतर स्थित होती है, ये गलत हो गया, क्योंकि कोशिका केंद्रक नहीं, जो केंद्रक है कोशिका के अंदर स्थित होता है। कोशिका झिल्ली केंद्र के चारों तरफ स्थित होती है, गलत। केंद्र के चारों तरफ क्या होता है? केंद्र के चारों तरफ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि केंद्रक झिल्ली। जो केंद्र के चारों तरफ झिल्ली होता है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की मौजूदगी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली बात, हरा रंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार होगा नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले ही एलिमिनेट हो गया। फिर राइबोसोम, ये भी नहीं होगा। अब बचे हैं दो टर्म, पर्णहरित और हरित लवक। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में। क्लोरोप्लास्ट आप लोग को क्लियर हो पाया होगा। और इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो आप सभी लोग आंसर दे पा रहे होंगे। 10th का आंसर सही होगा ए। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है। तो फ्रेंड्स, कोशिकाओं को मापने के लिए माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। इसका भी 11th का आंसर है सी। कोशिकाओं को मापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। जी ठीक है। कोशिकाओं में केवल प्रवेश करने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है? जी नहीं, ये गलत है। कोशिकाओं में से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है? ये भी गलत है। पदार्थों के प्रवेश करने और बाहर जाने को बिना किसी नियंत्रण के आने जाने देता है? ये भी गलत है। जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिकाओं के अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले दोनों को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। और फ्रेंड्स, आप लोग घबराइए नहीं, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और ये क्लास 8th में एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने सेट किया हुआ है वही क्वेश्चन है। और आप लोग को देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी टीआरई एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस को सेट भी करता है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुर्घटनावश पहेली का हाथ लौ पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया, उसे ताप का अनुभव हुआ। इस क्रिया के लिए कौन सी कोशिका में अभिक्रिया हुई? कहने का मतलब है कि कोई पहेली है, उसने जलती हुई लौ को छू लिया और उसने अपना हाथ तुरंत खींच लिया, तो इसके लिए कौन सी क्रिया समन्वित हुई? आप लोग ऑप्शन देकर बताइए, मैं कमेंट देख रहा आप लोगों का। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन क्या है, तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया, उसे ताप का अनुभव हुआ। इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिका में अभिक्रिया हुई? पूछा है कि उसकी कौन सी कोशिका में अभिक्रिया हुई। मान के चलिए ये मोमबत्ती का लौ है, मोमबत्ती का लौ है, मैंने इसको छुआ, मेरा हाथ जल गया। तो जब हाथ जल गया तो सेंसेशन जो नर्व्स के थ्रू दिमाग में गया, जो सेल्स ने रिएक्ट किया है, हाथ मैंने तुरंत पीछे खींचा, तो तुरंत हाथ पीछे खींचने के लिए ब्रेन हमारा एक्टिवेट हुआ। और ब्रेन में कौन से सेल पाए जाते हैं? ब्रेन में न्यूरॉन्स सेल पाए जाते हैं। तो हाथ पीछे खींचने के लिए त्वचा का जो सेल्स है वो एक्टिव नहीं हुए, जो सेल्स एक्टिव हुए हैं वो दिमाग के सेल्स हुए थे, न्यूरॉन्स एक्टिव। तो इसीलिए कौन से सेल्स, ऑप्शन इसमें सही होगा तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा, नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बात किया है पादप कोशिका,
प्राणी कोशिका को ही हम लोग जंतु कोशिका बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पादप कोशिका, जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में कॉमन पाया जाता है। तो पहले आता है, दो चीजें होती हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था साफ साफ कि जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में पाई जाती है, और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और दूसरा आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तीनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है तीनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए ऑप्शन डी, केंद्रक। अब केंद्रक देखिए, केंद्रक क्या है कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, पर आता है जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका आता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और मैंने अभी आप लोग को बताया कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है, पर केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण होता है, मतलब कि केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण हम लोग बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक में सुसंगठित। सुसंगठित कहने का मतलब है कि परफेक्ट केंद्रक नहीं होता। तो जनरली कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जो केंद्रक है केवल पाया जाएगा पादप कोशिका, जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका के अंदर कहा जाता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता। पर एक्चुअल में देखोगे केंद्रक रहेगा, पर जो केंद्रक है बिना केंद्रक झिल्ली के रहेगा। अब कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, और पादप जीवाणु दोनों में पाया जाता है, और हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन डिटेल्स में समझ आया होगा, और चारों ऑप्शन से हम लोगों ने एनालिसिस किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। जो केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका नहीं। जो केंद्रक के भीतर गोल संरचना होती है, गोल संरचना को केंद्रिका बोलते हैं। तो ये गलत हो गया। केंद्रक के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, जी ये बिल्कुल गलत हो गया। जो धागे जैसी संरचना होती है उसे जीन बोलते हैं, ये नहीं। जो केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना होती है उसे गुणसूत्र बोलते हैं, और गुणसूत्र के अंदर ही जीन पाया जाता है। धागे जैसी संरचना गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर जीन पाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, उस कथन को पहचानिए जो कोशिकाओं के बारे में सही है। ऑप्शन ए है, कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना कोरी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। ऑप्शन बी, कीट का अंडा कोशिका नहीं होता। एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है। बहुकोशिक जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान होती है। आप लोग इसका आंसर दीजिए, मैं आप लोग का कमेंट देख रहा जी, मैं आप लोग का कमेंट देख रहा। डी, बहुकोशिक जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान होती है, जी बिल्कुल गलत है। मैं अभी आप लोग को बता रहा क्यों। कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना, गलत, ये भी ऑप्शन ए भी गलत है। कीट का अंडा कोशिका नहीं होता, ये भी गलत है। और बच्चा हम लोग का ऑप्शन सी सही, एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका सभी कार्य करती है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीव में होता है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा पैरामीशियम सभी कार्य करते हैं, जैसे कि भोजन को खाना, पचाना, सांस लेना, चलना, प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना, उत्सर्जन करना, ये सभी कार्य एक कोशिकीय जीव करते हैं, और वो सभी कार्य जो करते हैं एक ही कोशिका से संपादित होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका सभी कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है। बहुकोशिक जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान होती है, जी बिल्कुल गलत है। जैसे मान के चलिए कि बहुकोशिकीय जीव में हम सामने आपके खड़े हैं, एग्जांपल लेते हैं हम अपना। हमारे अंदर दिमाग में न्यूरॉन सेल्स हैं और फेफड़े में लंग्स सेल्स हैं। तो क्या न्यूरॉन और फेफड़े का सेल एक समान है? जी नहीं, दिमाग का जो सेल अलग है, फेफड़े का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है। तो बहुकोशिकीय जीवों में सभी प्रकार के ऊतकों की कोशिकाओं की संख्या, उसका साइज, उसका आकार अलग अलग होता है। तो आप लोग को समझ आया होगा कि डी क्यों गलत है। फिर ऑप्शन बचा ए, कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना
ये तो उसी तरह गलत है, क्योंकि कोशिकाओं को देखने के लिए लेंस की जरूरत होती है। कीट का अंडा कोशिका नहीं है, हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि अंडा भी कोशिका होता है। प्रियादीप बोल रहे हैं D18 का, 17 का डी, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? जी बिल्कुल, विषाणु कोशिका नहीं है, जीवाणु भी कोशिका होता है, लाल रुधिर कण का आरबीसी भी सेल होता है, शुक्राणु भी कोशिका है। जो विषाणु है कोशिका नहीं है। और विषाणु कोशिका क्यों नहीं है, मैं फिलहाल बताने को अभी बता सकता हूं, पर अभी बहुत क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने किया था, तो जो विषाणु है वो कोशिका नहीं है। इसके लिए हम लोग विषाणु के बारे में अगली क्लासेस में 9th या 10th का जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, क्योंकि वहां पर डिटेल्स में दिया हुआ है। इसके आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वह कौन सा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करेगा? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तुरंत पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस करने के लिए कोशिका भित्ति होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका, केंद्रक भी दोनों में पाया जाएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका, और कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाया जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए कोशिका भित्ति। और क्वेश्चन नंबर 19 है, पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था, उसने कौन सी कोशिका देखी? देखिए फ्रेंड्स, इसने बोला है कि पहेली ने एक कोशिका देखा जिसमें कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति था। तो कोशिका भित्ति किसमें होता है? पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका। फिर क्वेश्चन ने आगे कहा है कि कोशिका भित्ति थी परंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। तो स्पष्ट केंद्रक जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है हम लोग का जीवाणु। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, प्राणी कोशिका नहीं। प्राणी कोशिका में तो कोशिका भित्ति ही नहीं होता है। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है स्पष्ट केंद्रक होता है। कहने का मतलब है कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी होता है। तंत्रिका कोशिका ये भी नहीं होगा। और आप अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। कपोल कोशिकाओं में, कपोल कोशिका मतलब कपार, जो हमारा सर है कपार, इसी को बोलते हैं कपोल। तो कपोल कोशिका में क्या नहीं होता? कोशिका झिल्ली, गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी उपकरण, केंद्रक, लवक। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे जो लवक है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में। हम मनुष्यों के दिमाग में लवक नहीं पाया जाता, तो उपस्थित नहीं होता। इसका सही आंसर होगा लवक, लवक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, सही कथन चुनिए। ऊतक असमान कोशिकाओं का एक समूह होता है, एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती है। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता है, प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता है, यानी कि जो जीवाणु होती है प्रोकैरियोटिक उसमें केंद्रक होता है बिना केंद्रक झिल्ली के, बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। तो जनरली कहा जाता है कि केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसका सही आंसर डी है, प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता है पर केंद्रक झिल्ली नहीं होता, इसलिए हम लोग कहते हैं केंद्रक नहीं होता। ऑप्शन सी है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती। ये रिक्तिकाएं पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, ये गलत है। एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है। जैसे फ्रेंड्स आप मान के चलिए कि हाथ मेरा एक अंग है, ये हाथ अंग है, इस हाथ में क्या है? मसल्स है, अंदर का जो मसल्स है, फिर चमड़ी है, हड्डी है। तो जो तीनों और हड्डी वाले ऊतक से मिलकर बना है, चमड़ी अलग बना है और जो मसल्स है वो अलग है। तो सभी की संरचना अलग अलग है, पर इसमें कह रहा कि एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है। देखिए हमारा हाथ अंग हो गया पर सभी अलग अलग कोशिकाओं से बने हैं। हड्डी कोशिका से बना है, चमड़ी वाले से, और जो हाथ का मसल्स है मसल्स वाला मसल कोशिका से बना है। तो ये भी कहने का तात्पर्य पूरा गलत है। और ऑप्शन ए था, ऊतक असमान कोशिकाओं का एक समूह है। जी ऊतक समान कोशिकाओं का समूह होता है। जो फ्रेंड्स ऊतक है वो समान कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे मान के चलिए कि फेफड़ा है, तो फेफड़ा फेफड़े वाले ऊतक से ही बना होगा। तो जो एक स्पेसिफाइड ऊतक होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है,
आई होप आप लोग को चीजें समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 22, यूकैरियोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यूकैरियोट के बारे में पूछ रहा। यूकैरियोट में जो केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली के साथ उपस्थित होता है। यूकैरियोट, इनमें केंद्र की झिल्ली नहीं होती, गलत, इसमें केंद्र की झिल्ली उपस्थित होता है। इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, जी बिल्कुल सही है, एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। इनमें एक केंद्रक झिल्ली होती है, यह भी सही है। तो देखिए यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली भी होता है और केंद्रक सुव्यवस्थित होता है, तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, 2 और 3 दोनों। इसके आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कोशिकाओं के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, जी बिल्कुल गलत है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। जैसे कि जो जीवाणु है प्रोकैरियोटिक होते हैं, उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। एक अंग की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, एक ऊतक कहता तो सही रहता, क्योंकि एक ऊतक में कोशिकाओं की संरचना समान होती है, पर एक अंग जो होता है बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना है। अंग जो होता है बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि जो अंग है उसमें कोशिकाओं की संरचना समान है। जो ऊतक होता है उसमें कोशिका की संरचना समान होती है, तो यह भी गलत हो गया। और देखिए ऑप्शन सी है एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। जी हाँ बिल्कुल, जो एक ऊतक होती है उसमें सभी कोशिकाओं की संरचना समान होती है। और इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने कल थ्योरी में पढ़ा था। ऑप्शन डी है सभी प्रकार की कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, जी ये बिल्कुल सरासर गलत है। गोल कैसे होगा, गोल कोशिका केवल ब्लड में होता है, और जो स्किन का होता है वो तुर्क रूपी यानी कि धागे के समान होता है। जो दिमाग का सेल होता है वो शाखान्वित होता है, तो सभी कोशिकाओं का शेप साइज आकृति अलग अलग होता है। ऑप्शन इसमें सी सही था। क्वेश्चन नंबर 24 और आखिरी, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ ही 4 रिक्त स्थान हैं, उन सभी को क्या करना है, देख के हमको फिल करना है। अब फ्रेंड्स देखिए, अमीबा है, अमीबा कोशिका अमीबा है, अमीबा में कौन सा लक्षण है जो कार्य करता है, तो बताइए अमीबा का कौन सा लक्षण गति करने में प्रदान करता है। तो अमीबा गति कैसे करता है, जो स्यूडोपोडिया पादाप है, पादाप के द्वारा ही गति करता है। तो देखिए पादाप किसमें है, इसमें भी पादाप है और यहाँ भी पादाप है, तो अभी तक हम लोग का ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी में भी पादाप है। फिर दूसरा है पादप कोशिका, पादप कोशिका में लवक जो क्लोरोफिल है क्या करता है, बी, जो पादप कोशिका में क्लोरोफिल है कौन सा कार्य करता है, तो हम लोग देखिए श्वसन करता है, जी नहीं श्वसन नहीं करता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण, जी हाँ बिल्कुल, जो पादप कोशिका में लवक है प्रकाश संश्लेषण करता है, तो हम लोग का ऑप्शन ए गलत हो चुका है और ऑप्शन बी अभी तक सही चल रहा, सी क्या है, गलत है। और यहाँ पर देखिए लक्षण कौन सा है, तुर्क रूपी मतलब धागे के समान होता है, कार्य क्या है, संकुचन, तो कौन सी कोशिका जो धागे के समान होती है और संकुचित होती फैलती रहती है, तो होती है मसल्स की जो कोशिका होती है, कौन सी, पेशी कोशिका, पेशी कोशिका धागे के समान होती है। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा तब आप लोग को सही दिखेगा, पेशी कोशिका, पेशी अमीबा में कौन सा होता है, पादाप होता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और एक आखिरी बचा है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका में कौन सा भाग अनुक्रिया करता है, कार्य करता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, शाखित होती है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, शाखान्वित होती है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने जो कल एनसीईआरटी क्लास 8 की पढ़ी थी उसमें 24 क्वेश्चन था, जो सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा और पीडीएफ पे आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप लोग घबराइए नहीं, जो मैं पीडीएफ दूंगा उस पर सॉल्यूशन सहित रहेगा।